हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो इसका जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, वो जस्ट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपके रेफरेंस के लिए। आप यहाँ से छाप सकते हैं, बुक से भी छाप सकते हैं। वैसे इसको अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ये क्या बोलता है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। किसी भी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, यानी कि ये इसका डोमेन हो गया, राइट। जिस पे डिफाइन होता है कोई फंक्शन, उसको डोमेन बोलते हैं हम लोग। और उस डोमेन के अंदर बोलता है कि एक पॉइंट सी है। मान लो कि कोई फंक्शन यहां से यहां 2 और 4 के बीच में डिफाइन, इसका डोमेन है 2 से 4, 2 और 4 को हटा के, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट है सी। तो मान लो कि ये 2 था, ये 4 था, तो बोल रहे हैं कि इसके बीच में एक पॉइंट सी होगा। वो सी कुछ भी हो सकता है, 2 से 4 के बीच में 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, राइट। Then f of x is said to be differentiable at x equal to c। ये कह सकते हैं हम कि इस पॉइंट पे, ये जो c मान लो कि इक्वल टू 3 ले लिया, कि at c डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। कब है? जब if and only if, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, if and only if लिमिट x टेंड्स टू c, राइट। f of x माइनस f of c डिवाइडेड बाई x माइनस c एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। तो ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका कहने का क्या मतलब है, ये अभी हम लोग देखेंगे। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन इसको अभी हम लोग बारी बारी से समझेंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को समझा था, राइट। उसके कॉन्सेप्ट को देखे थे, होता क्या है, उसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे देख सकते हैं हम लोग, एनालिटिकली कैसे देख सकते हैं, उसको पूरे अच्छे से समझाया गया था। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वहां से मिलेगा डिफरेंशिएशन के बारे में। अब यहां पे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c x माइनस c, ये कहां से आया? मान लीजिए कि आया सबसे पहले कि ये है, होता है ऐसा। अभी देखेंगे कहां से आया। पहले मान लो कि ऐसा होता है, ये बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू c एग्जिस्ट और फाइनाइटली, मतलब ये एक फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c। इसमें लिमिट कर रहे हैं हम लोग x टेंड्स टू c, ये एग्जिस्ट करना चाहिए किस पॉइंट पे? x इक्वल टू c पे। तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, वो भी यहां पे बता देते हैं कि ये तो पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, कहां कहां पे नहीं होता है डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन में, वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। फिर जितने भी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, जो रूल्स हैं, चेन रूल हैं, ये सब जितने भी हैं, यूवी प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, ये सबको हम लोग आज देखेंगे, उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे ये जो दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा पिछले क्लास को अगर आप याद करेंगे, पिछला क्लास हाईली रिकमेंडेड है, आप उसको देखिए अगर नहीं देखे हैं तो मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है इस तरह से, ये एक कर्व है, राइट। उसमें एक पॉइंट है ए या सी, जो भी मान लीजिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? सी, ठीक है। एक पॉइंट है सी यहां पे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो सी पे ये जो फंक्शन जो भी हो, ये फंक्शन है f ऑफ x, ये f ऑफ x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो c पे इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? f ऑफ c होगा। ऐसा ही होता है ना, अगर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता है तो f ऑफ c क्या होगा? c स्क्वायर, यही होगा ना। तो f ऑफ c हो गया ये, राइट। अब हम मान लेते हैं कि इसके आगे एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? x है, आर्बिट्री पॉइंट कुछ भी, एक x ले लिया यहां पे हम लोगों ने, ठीक है। इस x पे भी एक वैल्यू देगा ये फंक्शन, क्योंकि ये x भी हम मान रहे हैं कि डोमेन में, ये जो भी पॉइंट ले रहे हैं इसके डोमेन में, यानी कि उस वैल्यू पे, उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो x पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? f ऑफ x, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब जब हम स्लोप निकालेंगे, जो कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, तो यहां पे जब आप स्लोप निकालने जाएंगे तो ये तो यहां दोनों को कट कर देगा। ये जब कट करेगा तो ये एवरेज स्लोप होगा। मान लीजिए कि मैं इसको एवरेज स्लोप यहां पे बोल रहा हूं, तो एवरेज स्लोप इक्वल टू क्या होता है कि y में जितना चेंज हुआ, राइट, y में जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय x में जितना चेंज हुआ। तो y में कितना चेंज हुआ? इस पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट? f ऑफ x, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है? c और एफ सी। अरे बस में बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। अगर पिछला क्लास देखें तो ये तो फिर आपको लगेगा कि ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो स्लोप जब निकालेंगे यहां पे तो चेंज इन y, तो चेंज इन y क्या हुआ? इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? f ऑफ x माइनस इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? f ऑफ c,
ठीक है, एफ ऑफ सी हो गया डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, एक्स माइनस सी, एक्स हो गया ये और ये हो गया सी, यही हो गया ना। हम लोग क्या लिखते हैं स्लोप, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो वही यहाँ पे किए। ये क्या है x2 y2, ये है x1 y1। अरे बात समझ में, तो अब तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा बात। तो ये हो गया एवरेज स्लोप। लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम एक एट ए पॉइंट की बात करते हैं। तो ये पॉइंट जब घसक के इसको खींच के यहाँ पे लाओ, ये पॉइंट जब यहाँ पे टेंड करेगा इधर की तरफ, यानी कि ये x इधर की तरफ टेंड करेगा। अरे बात समझ में, इस x को जितना खींच के यहाँ पे लाओगे तब इस पॉइंट पे ये पॉइंट आएगा, है ना बात। तो वही यहां पे लिख रहा है। इसी चीज को जब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट, अब लगा दी इसमें लिमिट क्या, कि ये जो x है इसको मैं खींच के कहां पे ले जा रहा हूं, c पे, ठीक है। और फिर ये जो दिया हुआ है f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, ये अगर कुछ निकलता है मेरा यहां पे, लिमिट अगर निकल जाता है तो वही वैल्यू होगा किसका, अगर इस x पॉइंट पे, ये c पॉइंट पे हम जब डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो जो ये वैल्यू यहां पर निकलेगा वही उसका आंसर होगा। और हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एट x इक्वल टू c पे डिफरेंशिएबल है। अरे बात समझ में, ये बहुत इजी है समझना। तो यहां पे ये बात हो गई कि इस पॉइंट पे, c पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसी चीज को हम लोग कैसे भी दिखाते हैं, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं कि f डैश c, मतलब उस पॉइंट पे, c पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर ये निकल के आए तो, लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो उसी डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश x लिखते हैं, फिर d ऑफ f ऑफ x लिखते हैं अगर f ऑफ x एक फंक्शन है तो। फिर इसी चीज को अगर आप dy बाई dx लिख सकते हैं, y अगर फंक्शन है, मतलब f ऑफ x को हम लोग इसी को y लिखते हैं ना। अगर इसको कोई h लिखेगा तो ये dh बाई dx हो जाएगा। मेन मुद्दा है d बाई dx का, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये कोई बात यहां पे। तो अब क्या बात है, क्यों बुक में लिमिट का चैप्टर पहले होता है और डिफरेंशिएशन बाद में होता है, ये यहां पे समझ में आ गई होगी बात। क्योंकि लिमिट आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब सॉल्व होके यहां पे आया तो बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट हो, तब हम बोले कि ये डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट तो आना चाहिए ना भैया। यहां पे तो आप फंस जाइए अगर लिमिट पढ़ के नहीं आए तो लिमिट आना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट पे जब हम बोलते हैं कि ये अगर मान लो एक पॉइंट है x इक्वल टू 2, कोई भी फंक्शन है उसका एक x इक्वल टू 2 एक पॉइंट है, इस पे हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं ना। किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करवाने के लिए देखते हैं, चेक करते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों निकालेंगे और दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं बात। सेम वही चीज यहां पे भी होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे जो काम हम यहां किए आगे जाके वही काम हम पीछे आके भी कर सकते थे, है ना। यहां भी अगर इधर की तरफ आ जाए और इस दोनों का स्लोप निकालेंगे तो भी एक लिमिट निकलेगा। यहां पे ये इधर की तरफ निकलेगा, ये इधर ये पॉजिटिव में निकला, ये थोड़ा सा निगेटिव में निकलेगा, यही होगा ना। लेकिन निकलेगा तो दोनों केस में, है कि नहीं। तो यहां पे अगर इधर से भी आए और इधर से भी आए और दोनों का वैल्यू एक ही आ जाए तब हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है, यानी कि लिमिट निकालना पड़ेगा अब मुझे, हम यहां पे हम लोगों को। तो अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट, और अब यहां पे बोल दीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD में बोल रहा हूं इसको। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस c को x से c माइनस x टेंस टू c माइनस, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c। अरे बस समझ में ये क्या लिखा मैं, कि c से थोड़ा सा पहले पीछे की तरफ, जब यहां पे ये x जो था c को टेंड कर रहा था, लेकिन c से ठीक पहले लेफ्ट हैंड में, c से अगर थोड़ा सा छोटा नंबर होगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। c से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव, तो वो राइट की तरफ होगा, राइट हैंड होगा। तो ये अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये क्या होगा अपना LHD, है ना, ये LHD होगा। और यही इक्वल टू अगर हम लोगों का लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव हो जाए और f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब ये जो बात हुई यहां पे, ये एक चीज है और ये एक चीज है ना। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल आ गया
तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये क्यों निकालना पड़ा हम लोगों को, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें पता करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, कैसे पता चलेगा? जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा तब। तो वो निकालने के लिए दोनों निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इसी चीज को आप फिर से लिख सकते हैं, जब ये c माइनस है तो इसको आप h के टर्म में लिख सकते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लो और फिर c माइनस h रिप्लेस कर दो। लिमिट अगर पढ़े हुए तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। f ऑफ c माइनस क्या लिख सकते हो उसको, c माइनस h और माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x के जगह पे अब क्या हो जाएगा ये c माइनस h, तो c माइनस h माइनस c, तो ये दोनों कैंसिल हो गए यहां से। तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h। ये क्या निकला हम लोगों का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब ये जो है वही ये भी है। अरे बस समझ में ना, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये कि c के टर्म में था, इसी को हम लोग h के टर्म में निकाले। क्यों निकालते हैं h के टर्म में, क्योंकि इजी होता है सॉल्व करना। हम लोग जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उसका प्रोसेस ही इसी के थ्रू आता है निकालने का, है ना। तो इसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं और c के जगह पे x के जगह पे c प्लस h कर सकते हैं। f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x के जगह पे क्या हो जाएगा c प्लस h माइनस c, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। और फिर इसी को यहां पे लिख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये h। तो इसमें क्या हो गया कि ये वाला पार्ट, ये और ये दोनों इक्वल है। अरे ये बहुत इजी है, मतलब इतना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो फटाफट अपने आप बन जाएगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये जो आया कहां से आया उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये निकला, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखें। कॉन्सेप्ट क्या देखें कि ये जो पॉइंट C था ये क्या था, किसी भी कर्व के बीच में कहीं पे था, ये इंटरमीडिएट पॉइंट था C। आ रही बात समझ में? अगर कर्व ऐसा हो, मान लो कि ये कर्व है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अभी जो हम लोग ये पढ़े कि ये पॉइंट C पे डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब वो C पॉइंट है ना, इसके बीच में कहीं पे होगा। आ रही बात समझ में? अगर ये पॉइंट C हो जाए, ये पॉइंट मान लो C1 है, ये पॉइंट C2 है, इसका x C1 है और इसका पॉइंट C2 है। तो इस एंड पॉइंट पे अगर हमें चेक करना पड़े कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं थियोरेटिकली, तो हम क्या करेंगे? अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा इन केस ऑफ मिड पॉइंट। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वो पॉइंट C कर्व के बीच में कहीं पे हो, तब हम बोलेंगे कि अगर LHD और RHD इक्वल होगा तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। लेकिन अगर वो एज है उस कर्व में, लास्ट पॉइंट है, ये अगर C2 है, तो यहां पे तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं भैया, इसके आगे तो कुछ नहीं है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कब निकालते हैं? जब उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, तो यहां थोड़ा सा ज्यादा का कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो हम लोग यहां पे क्या कर लेंगे, सिर्फ LHD निकाल लेंगे। अरे बस समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? इस पॉइंट पे LHD अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको, क्योंकि इसका RHD है ही नहीं, है ना। तो यहां पे जैसे यहां पे अगर लिमिट ही निकालना पड़ेगा आपको, तो लिमिट में क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे, बता ये एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसी तरीके से यहां भी, यहां पे इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, C1 माइनस में कुछ नहीं है, यानी कि इसके पहले कोई चीज है ही नहीं, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, LHD निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि LHD में थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम लोग सिर्फ क्या निकाल देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बात आई समझ में? अगर मिड पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है बीच में, तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD दोनों निकालेंगे, दोनों को इक्वल देखेंगे है क्या। अगर है तब बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। नहीं, अगर एज पॉइंट है इस तरह का है, राइट हैंड में एक्सट्रीम राइट है तो LHD निकालेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है तो RHD निकालेंगे और बताएंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। ठीक है, आई बात समझ में? और यहीं पे पिछले क्लास में एक्चुअली हम लोग देख चुके थे कि ये जो कर्व होता है, ये जो टेंजेंट यहाँ पे हम लोग डालते हैं कि जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं वो यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन
डिफरेंशियबल है उस पॉइंट पे। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट हो जाएगा यहाँ पे तो फिर हम लोग नहीं बोलेंगे, अभी देखेंगे उसको कि कब कब वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है, राइट। ये एक पॉइंट हो गई। और दूसरा कुछ है क्या यहाँ पे समझने लायक? हाँ, एक चीज और है। अच्छा, उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये देखेंगे कि जितने भी डिफरेंशियबल फंक्शंस होते हैं ना, ऑल डिफरेंशियबल फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंशियबल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। अरे बात समझ में? मैं क्या बोला यहाँ पे? ऑल डिफरेंशियबल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और अभी जो मैं सोच रहा था, यहाँ पे मैं बोला कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल है किसी एक पॉइंट पे, तो कहें अब यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि क्या ये पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो आप जब बताओगे, कब बताओगे? जब इसके डोमेन में, मान लो कि इसका डोमेन C1 और C2 है, C1 C2 है, तो C1 और C2 के बीच में ये पूरे डोमेन में हर एक पॉइंट पे जब डिफरेंशियबल होगा तब आप बोलोगे कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है। आपसे यहां पे पूछेगा इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है और फंक्शन डिफरेंशियबल है, दोनों में अंतर है। पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, फंक्शन डिफरेंशियबल है उसके डोमेन में हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। अरे बात समझ में? और अगर आप पीछे की चीजें अगर आपको याद होंगी तो जैसे आप लिमिट निकालते थे तो लिमिट में क्या होता था? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये चेक कर लेते थे और बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट किया। अरे बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग क्या निकालते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, ये सब अगर इक्वल होता था तब हम बोलते थे कि वो कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। और जब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के केस में, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दो ही होता है। तो कंटिन्यूटी केस में तीन चीज चेक करना पड़ता है, लिमिट में दो चीज और डिफरेंशियबिलिटी में दो चीज। ये ऐसे ही मैं बता दिया कॉन्सेप्ट के लिए। ये पॉइंट क्या है? ऑल डिफरेंशियबल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। कहने का मतलब ये हुआ, इसका प्रूव है बुक में, देख लीजिएगा वहां पे, यहां पे मैं प्रूव में नहीं जा रहा हूं। ये बोलता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। इसका जो कन्वर्स आप बोल सकते हो, और जिसको बोलो ना उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा सही नहीं होता है। क्या उल्टा होगा? कि ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, है ना। तो अब इसी पॉइंट पर हम आते हैं कि कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसके दो तीन कॉमन चीज है। कॉमन चीज ये है कि जैसे अगर आप शार्प एज अगर आ जाता है आपको, एनालिटिकली आप देखोगे, ज्योमेट्रिकली करने का मतलब कि जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, तो ये तो हर एक जगह पे क्या है? ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन जब यहीं पे आप आ जाते हो कि मॉड एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है भाई साहब, ये थोड़ा सा कर्व हो गया, मॉड एक्स हो गया, तो यहां पे ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है 0 0, इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बोला था, अच्छा लिखा नहीं उसको, कि टेंजेंट जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक होने का मतलब क्या है? सिंगल, एक ही टेंजेंट उस पॉइंट पे पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप देखोगे, इधर से आओगे तो ये वाला टेंजेंट बन जाएगा, इधर से आओगे तो ये वाला टेंजेंट बन जाएगा, और ऐसे भी इस पे अगर आप ऐसे ही कार्डबोर्ड रख के ऐसे खेलो तो हजारों टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? समझ में वाली बात? मतलब इस तरह का एक होता है ना प्ले, इसमें पार्क वार्क में देखोगे, इसको क्या तो बोलते हैं मैं भूल गया, इधर एक बैठते हैं, इधर एक बैठते हैं, ये ऊपर नीचे होता था, जितना ये बनेगा सब का सब तो टेंजेंट ही बन रहा है इधर, है कि नहीं? तो एक का तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया कि कोई भी फंक्शन, अगर मान लो कि इस तरह का कोई फंक्शन है, इस तरह का, जिसमें कि शार्प एज बन रहा है, यहाँ पे शार्प एज, ठीक है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आ गई बात समझ में? इसी चीज को आप ऐसे भी देखो, इसमें एक जूम मिरर लगा के देखो यहाँ पे, तो जो शार्प एज कहने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, इससे थोड़ा पहले ऐसे और इससे पहले ऐसे। लेकिन जब कोई इस तरह का कर्व होता है, तो या इस तरह का कर्व होता है, तो यहाँ पे कभी भी वो शार्प नहीं दिखेगा, इसके पूरा नजदीक आप इसमें घुस जाओगे यहाँ पे, तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा, है ना? अरे बात समझ, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग अभी तुरंत, तो फिर आपको और समझ में आएगी। ये तो हम लोग ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं इसे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि शार्प एज अगर होगा
तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ बुक में है, वैसे ये आता नहीं एग्जाम में कि डिफरेंशियल फंक्शंस होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है ऑलवेज। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज और हो सकता है, क्या हो सकता है कि हाँ फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस ही हो गया, उसका इस केस में क्या होगा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो यहां पे देखो, जैसे ये एक ग्राफ है, मान लो सिग्नम फंक्शन ये टाइप का इस तरह का कुछ था ना, यहां पे देखो जो भी ये फंक्शन है, इसमें ये ब्रेक लग गया यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे ये ब्रेक लग गया, ये -1 है मान लो, ये +1 है, ये 0 है, तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये फंक्शन में ब्रेक लग गया। उसी चीज को यहाँ भी देखो, दूसरा ग्राफ देखो, जैसे इधर गया, यहाँ पे ऐसे हो गया और फिर यहाँ से ऐसे चला गया इधर की तरफ, ये मान लो एक पॉइंट x = 1 है, यहाँ पे ये फंक्शन में ब्रेक लग गया। तो मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पे। अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने का बात ही नहीं है। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कुछ सोचने की उसमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होगा? कॉन्सेप्ट वाइज सोचो, तो यहां पे दिखेगा कि जब RHD निकालोगे तो कुछ और निकल के आएगा, LHD निकालोगे कुछ और निकल के आएगा। जब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। ये हो गई एक बात। और तीसरी एक बात होती है कि ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये होती है कि अगर ग्राफ इस तरह का हो जिसमें कि आप इस तरह से मान लो कि इस तरह का कोई ग्राफ हो, ठीक है, इस तरह का कोई ग्राफ हो, ये एक ही लाइन में बनाया हूं यहाँ पे, जिसमें कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, मतलब इस तरह का समझो कि ये इस तरह का हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ये एक ग्राफ है f(x) का, ये f(x) का ग्राफ है, ये x है, ये y है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन आ गया यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन है इसके पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखोगे इसका स्लोप जब होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ना स्लोप। यहाँ पे ऐसे जब टेंजेंट डालोगे इस पे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो अनडिफाइंड होता है टेन थीटा में। 90 डिग्री कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे जरा, ठीक है। और वैसे भी ये फंक्शन के प्रॉपर्टीज को ही वैल्यूएट कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये अगर पॉइंट x = a है मान लो, तो a पे ये तो मैं स्ट्रेट लाइन बना दिया ना इसके ऊपर, तो a पे एक वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, तो ये तो 1 to many कनेक्शन हो गया ना। एक वैल्यू के लिए बहुत सारा वैल्यू एक ही पॉइंट पे दे रहा है, तो ये तो फंक्शन रहा ही नहीं। फंक्शन ऐसा नहीं होता है, ये सब हम लोग जानते हैं, राइट, कि एक वैल्यू पे सिर्फ एक ही आना चाहिए, एक x के लिए एक ही y आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा y आ रहा है तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इस केस में जब ये फंक्शन है ही नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन होने का उसका कोई क्वेश्चन यहाँ पे उठता नहीं है। वैसे कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो ये ऐसे वाला लाइन आ गया यहाँ पे, जो कि स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो ये तीन बेसिक कंडीशंस हैं। पहला क्या है कि अगर शार्प एज हो किसी ग्राफ में, किसी कर्व में, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन उस शार्प एज पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे डिफरेंशियल नहीं होगा और जहां हो नहीं हो, इस पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है जिस पॉइंट पे, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तीसरा, अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है जो y एक्सिस के पैरेलल आ जाए कहीं पे, तो उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस पे एक प्रॉब्लम, फिर आपको और समझ में आएगी बात। अब ये एक एग्जांपल है, इसको हम लोग देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी अभी तक जितनी चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। ये देखो, जैसे f(x) = क्या दिया हुआ है, mod x। इसको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0। तो आप इस फंक्शन को या तो फिर से रीराइट कर लो तो वो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये मॉडुलस फंक्शन का सबसे आसान फंडा है, ये आपको पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन का। नहीं भी पता है तो डायरेक्ट भी आप पुट करके हम लोग बना सकते हैं। इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को चेक करनी है कहां पे, x = 0 पे। ये इस तरह का ग्राफ होता है ना। क्या मेरा ग्राफ कभी भी सही होता ही नहीं है, भगवान क्या बद्दुआ दे के रखे, ठीक है। ये होता है ऐसे। तो यहां पे हम लोगों को क्या चाहिए, क्या मैं बोला हुआ हूं कि LHD और RHD चाहिए, और वो लिमिट होता क्या है हम लोगों का, f(x) - f(c) डिवाइडेड बाई x - c, और लिमिट x टेंड्स टू c। यही होता है, ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, इसमें LHD होना चाहिए और RHD होना चाहिए। तो जब LHD निकालेंगे यहां पे तो क्या होगा वहां पर, वो देखिए कि ये हो जाएगा लिमिट, क्या लिख सकते हो उसको, h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा
एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा c माइनस एच, यही हम लोग अभी बनाए थे, उसको फिर से मैं लिख रहा हूं, माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई ये जगह c माइनस एच माइनस सी, तो वो दोनों कट जाएगा तो माइनस एच बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पे है क्या वो पॉइंट, सी पॉइंट है क्या, जीरो, मतलब किस पॉइंट पे चेक करना है, वही पॉइंट सी होता है ना अभी जो हम लोग देखे थे, तो यहां पे पॉइंट क्या है, जीरो, तब उसको वहां पे डालिए, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, सी के जगह पे डाल रहे हैं क्योंकि उसी पॉइंट पे हम लोगों को चाहिए वैल्यू, है ना। तो दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो लिमिट अगर स्ट्रांग नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भूल जाओ, सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत, नहीं तो इसके आगे बहुत खूबसूरत जहां है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला याद कर लो और फिर बन जाएगा, वहां पे लिमिट की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, तो ये कितना लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई कितना है भाई साहब, माइनस एच। तो एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच अगर यहाँ पे भी लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग एफ ऑफ माइनस एच, तो ये मॉड के अंदर माइनस क्या चला जाएगा, एच, तो बाहर निकलेगा तो एच ही हो जाएगा, अरे बात समझ में। और नहीं, अगर यहाँ पे आप जाओगे तो एफ के अंदर क्या है, निगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाता है, माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस एच, तो दोनों केस में एच ही निकल के आएगा, आ रही बात समझ में। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा एच माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो तो जीरो जो है वही हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया डिवाइडेड बाई माइनस एच, तो दिस इक्वल टू माइनस वन, तो दिख रहा है ना, एच एच कैंसिल हो गया, माइनस बच गया तो माइनस वन हो गया। तो LHD एग्जिस्ट किया और निकला, क्या निकला, माइनस वन। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, अब मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच हो जाएगा इस बार, और फिर माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई ये h हो जाएगा ना, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे इस बात को। तो दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एच है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ये h हो जाएगा, और फिर ये तो जीरो ही है तो h बाई एच, तो इक्वल टू वन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वन हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट किया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हुआ। वो अगर इक्वल होता तो वो जो इक्वल वाला वैल्यू, मान लो यहाँ माइनस वन आया और ये भी माइनस वन आया, तो यही उसका डेरिवेटिव हो जाता इस पॉइंट पे, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होकर कुछ यहाँ पे निकलता, वही वैल्यू डेरिवेटिव हो जाता उस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे इक्वल तो हुआ नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि LHD और RHD इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ये बात आ गई समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है हमेशा ये लिमिट विमिट निकालने में, तो हम लोग बना बनाया मेथड यूज करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग फार्मूला को याद करेंगे। ये फार्मूला जो जितने भी ये फार्मूला हैं ये आपको याद करने ही हैं, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेटिव कोई भी नहीं है, और ये अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आप समझिए आपकी जीवन जो है आगे वो बहुत आसानी से गुजरने वाली है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन और जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस, ये अगर आपको याद हैं तो समझो आपका 50% काम आपका बन चुका है। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली, ये रेडीमेड फॉर्मूला है, इसके पीछे फिर वही कहानी है, जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकलेगा, हर एक प्रूव आप कर सकते हो हर एक फॉर्मूले को, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। आपको अगर टाइम बचे और इंटरेस्ट हो तो फिर आप इसके प्रूफ में जाइए, प्रूफ को देखिए, फिर पढ़िए, इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है वो देखिए कि जैसे ये एक फंक्शन है और जो भी अगर फंक्शन है तो उसका कुछ डोमेन होता होगा, तो वो अपने डोमेन में, यहाँ पे जितना भी चीज ये लिखा हुआ है हर एक फंक्शन अपने डोमेन में, जैसे ये यहाँ पे ये क्या मैं इसको लिख रहा हूं कि जैसे f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये y है इक्वल टू y, यही एक फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे तो ये हो जाएगा n, ये उतर के यहाँ पे आ जाता है, ये तो बच्चों का खेल है, सबको पता होता है ये, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन पढ़ा पहला चीज यही पढ़ता है, n इधर आ जाता है और x टू द पावर ये जितना था उसमें एक कम हो जाता है। ये एक फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब आते ही रहेंगे जब तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब तक। तो उसी तरह से ये है यहाँ पे, जैसे e टू द पावर x है तो ये e टू द पावर x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पीछे बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट है, हम लोग कभी देखेंगे इसको,
मतलब ये कोर्स के अंदर नहीं है, ये इन जनरल कॉमन आपको आना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। बहुत ही स्पेशल टाइप का फंक्शन है ये। और ये साइन एक्स को जब आप करेंगे तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स होता है, टेन कैसा के एक्स स्क्वायर होता है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में भी आपको हर एक जगह पे ये मिलेगा, जहां भी आप देखोगे सब जगह मिलेगा। ये हर एक चीज आपको याद होना चाहिए। ये जब आपको याद हो गया, ये मैं मान ले रहा हूं कि आपको याद है, फिर अब आगे देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स कहां से आए, इसके बाद अब कुछ कुछ रूल आएंगे कि अगर ऐसा फंक्शन हो, कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन एक साथ लिखा हो, दो फंक्शन एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन हो, इस तरह से कुछ हो, कंपोजिट फंक्शंस हो, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे अब आगे। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूलाज पे, द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक्स हैं। जैसे इससे पहले हम लोग देखें कि जितने भी फॉर्मूला थे वो तो सबसे पहले याद हो जाना चाहिए। वो अगर याद हो गया, उसके बाद जीवन इतनी आसान है नहीं कि वो डायरेक्ट आपको पूछेगा वो फार्मूला कि इसका आंसर क्या होगा। अब उसको वो कुछ कंपोजिट फंक्शंस बनाएंगे और फिर आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ये है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अगर x टू द पावर 4 है, ये अगर निकालना है आपको, तो पिछले फॉर्मूला में क्या देखे थे हम लोग कि इस 4 को पीछे ले आओ, 4 पीछे आ गया, मतलब आगे पीछे जो बोलो उसको, मैं इसको पीछे बोलता हूँ, बहुत लोग इसको आगे बोलते हैं, ये सब लोग आगे ही बोलते हैं, मैं सिर्फ पीछे बोलता हूँ। 4x और 4 माइनस 1 ऊपर में हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 4x टू द पावर 3 हो गया। सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7, इसका क्या हो जाएगा 7x 6, इस तरह से आप निकाल सकते हो इजिली। इसी को अब जब यहां पे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, ये अगर फंक्शन दिया हुआ है, इसका बोल रहा है डिफरेंशिएशन निकालो, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ये चूंकि कांस्टेंट है 2, तो 2 को बाहर कर लिए और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कर लिए। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है, क्योंकि x टू द पावर n का हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन जो होता है वो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये 2 हो गया, और फिर ये 2 और इनटू ये 2 यहां आ गया, और x टू द पावर 2 माइनस 1 हो गया, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू 2x इक्वल टू 4x। इतना करने की जरूरत नहीं है, जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा 2 इंटू 2 इज 4 हो गया, x हो गया 4x का आंसर हो गया। तो इस तरीके से कुछ भी आप निकाल सकते, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन एक्स अगर दिया हुआ है तो 4 को आप बाहर कर सकते हैं, 4 हो गया, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा फिर cos x, तो 4 cos x इसका आंसर हो गया। अरे बस समझ में, ये बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, ये क्या है कि दो फंक्शन अगर दिया हुआ है आपको, इससे अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि एक एक फंक्शन यहाँ पे था, एक फंक्शन एक फंक्शन एक फंक्शन, अगर दो फंक्शन दे दिया तो वो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना उसको, दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो आप। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x अगर ये दिया हुआ है, तो इस तरह का तो मुझे नहीं पता अभी तक, है ना, कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने का सिंपल तरीका, ये वाला रूल लगाएंगे हमको। ये u और v क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। आप इसको f ऑफ x, g ऑफ x भी लिख सकते हो, जो भी लिखो, ये u एक फंक्शन, v एक फंक्शन, ये भी u एक फंक्शन, v एक फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई, अलग अलग इसको हम लोग कर लेंगे, ये बहुत ही ईजी है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। तो अब फिर इसको, ये तो बहुत फिर आसान हो गया, क्या आसान हो गया, ये इक्वल टू कितना हो गया, ये 2x हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, फिर x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2x हो गया, फिर प्लस ये कितना हो गया 2 इंटू ये x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू x का पावर कितना है 1, तो 1 आ गया इधर, और फिर x का पावर 1 माइनस 1, तो 1 1 0 हो गया, तो 1 इंटू एक्स पावर 0 इक्वल टू 1। अरे बात समझ में, तो ये 2x का डिफरेंशिएशन 1, तो इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 2, इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप कोई भी फंक्शन दो अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी दिया हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये अगर दिया हो, इसको निकालना है, तब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये प्लस और माइनस दोनों में यहां पे माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और फिर ये माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का पता है क्या होता है, कॉस एक्स, तो दिस इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो
तो ये हो गया sin x, इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है, वो कुछ करना ही नहीं है इसमें। इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, दो फंक्शन हो, एक्सरसाइज में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। अभी जस्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूं कि इसको किस तरह से आप प्रॉब्लम आएगा तो आपको टैकल करना है, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन हो, प्लस में और माइनस में दोनों को, यहाँ पे तीन फंक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दो ही फंक्शन हो, तीन फंक्शन भी हो सकता है ना, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मान लो एक फंक्शन दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, ये 2x साइन एक्स का कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और इसका कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में, सबको अलग अलग करना है और कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अब देखते हैं इसको और इसको। अब ये चीज तो हो गई हम लोगों की, ये कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर लो, प्लस माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस कर दो, ये बहुत इजी है। यहाँ पे जब दो फंक्शन आएंगे, दो अलग अलग फंक्शन, वेरिएबल एक ही होगा, दो अलग अलग फंक्शन होंगे, मतलब ये x है तो यहाँ भी x का भी रहे, x y अभी नहीं पढ़े हम लोग, क्योंकि ये अभी एक ही के साथ चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u dv बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, इसको यहाँ पे समझो, जैसे दो फंक्शन है, ये है u, ये है v, ठीक है। क्योंकि अभी तो अब इसको अगर आपको बोलेगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये निकालना है, तो ये तो मुझे नहीं पता है, ये कौन सा फंक्शन अभी तक तो नहीं जानते। ये दो फंक्शन पता चल रहा है कॉमन सेंस से, ये एक x है, ये e टू द पावर x है। तो यहाँ पे अगर हम लोग u को x मान लें और v को e टू द पावर x मान लें, और फिर हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है। एक को एक बार बाहर रखो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई एक्स, कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरे को छोड़ दिया और जो पहले था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, हो गया, और कुछ नहीं करना है। एक को पकड़ो, एक को छोड़ दो, दूसरे को करो, फिर दूसरे को पकड़ो, इसको कर दो, ठीक है। दिस इक्वल टू एक्स, ये तो भाई मास्टरपीस फंक्शन है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा ये। फिर प्लस ये क्या है, ई टू द पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अभी बताए थे कि ये कितना होगा, इंटू 1, तो इक्वल टू एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स, यही हो गया इसका आंसर। ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में बहुत जगह पे। तो ये बात आ गई समझ में। अब जैसे यही फंक्शन है यहाँ पे, ये देखो साइन एक्स और एक्स टू द पावर 1/2, तो ये बहुत ही इजी है, राइट। इसके बाद आएगा चेन रूल, वो भी इजी है, लोग उसको बहुत टफ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, ये एक फंक्शन साइन एक्स है, ये एक फंक्शन एक्स टू द पावर 1/2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो फिर क्या करना है, इसको एक को छोड़ दो, साइन एक्स को छोड़ दिया भाई, जैसे है वैसे, दूसरे को ऑपरेट कर दिए, किस पे, डी बाई डी एक्स, हो गया। और फिर प्लस क्या कर देना है, दूसरे को जिसको अभी किए थे ऑपरेट, उसको छोड़ दो, और फिर जो बच गया था उसको कर दो, हो गया ना। अरे बस कुछ नहीं करना है, एक दो, बस दोनों को एक एक बार करना है, एक को छोड़ के। तो ये हो गया साइन एक्स, और ये फिर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, इंटू एन नीचे आ जाता है यहाँ पे, और फिर x का पावर 1/2 -1 हो जाएगा बस। और फिर प्लस यहाँ पे क्या है, x टू द पावर हाफ, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, तो ये हो गया cos x। इसी को सॉल्व करके जो जैसे होगा अपना लिख दो, और क्या, ये हो गया कितना, साइन x इंटू 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का पावर -1/2 हो गया। फिर और गया जो होगा, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्या इसका आंसर होगा वो आप सॉल्व करके लिख लो, ठीक है। ये बात समझ में आई कि करना कैसे। एक फंक्शन वहां भी है, क्या है वो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। इसको कैसे करेंगे, फिर से सेम मेथड, एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो, एक पे रहम किए, दूसरे पे नहीं किए, फिर दूसरे को छोड़ दिए, और फिर पहले को इसको रहम नहीं किए, है ना, बहुत इजी है ना। फिर ये कितना हो गया, इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर प्लस cos x, और sin x का कितना हो जाएगा, cos x, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, शायद ये cos 2x होगा, जो भी है। ये इसका तरीका हुआ, किसका, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है और उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं ये वाला फॉर्मूला। अब आते हैं इस वाले पे, जब डिवाइड होता है दो फंक्शन u बाई v है, जिस तरह ये इस तरह का फंक्शन होगा, d बाई
dx ऑफ साइन एक्स इतना या d बाई डी एक्स ऑफ ये निकालना है। तो हमें तो नहीं पता वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका आप पहले याद रखो, क्योंकि ये हमेशा लोग भूल जाते हैं, कौन सा u कौन सा v करना पड़ता है। इसको जब लिखते हैं हम लोग तो कैसे, इसको भूल जाओ, मैं क्या लिख रहा हूं देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स यू बाई वी है, तो इसको छोड़ दो, पहले जो नीचे में है v है v स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ पे लिखे वही यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो फिर कभी नहीं भूलोगे, v लिख दिए और फिर डी यू बाई डी एक्स लिख दिए, फिर माइनस एक ही जगह होगा, यहाँ माइनस होना ही है, और फिर u डी वी बाई डी एक्स। हमारी बात समझ में, ऐसे करके याद रखोगे तो याद रहेगा। ये मेरा टेक्निक है, आप लोग जैसे याद रखो, अगर ऐसे ही याद है तो चलेगा। तो अब आगे ये जैसे प्रॉब्लम है d बाई डी एक्स साइन एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पे ये एक अलग फंक्शन है u और ये एक अलग फंक्शन है v, तो फिर इसको निकालेंगे। तो इसका निकालने का क्या तरीका, मैं क्या करूंगा v स्क्वायर करूंगा, v क्या है x स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट सबसे पहले मैं कर दिया, और जो ये लिखा v ये यहाँ पे पहले लिख दिया मैं, d बाई डी एक्स किया, जो बचा हुआ है कौन सा साइन x, और फिर माइनस कर दिया, साइन x को मैं लिख दिया यहाँ पे, और d बाई डी एक्स ऑफ कितना जो x है, ठीक है। बस इस तरह से याद रखना, सिंपल सी बात है। दिस इक्वल टू x, ये कितना हो जाएगा साइन x का cos x माइनस साइन x, और x का तो इंटू 1 ही होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। और क्या, अरे बस समझ में, तो क्या किया मैं, ये u ये b, तो ये क्या है यहाँ पे b v डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो उसको मैं आपको बताया कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा v स्क्वायर, ये क्या है u, ये क्या है v, तो u v मतलब क्या, ये g ऑफ x, ये f ऑफ x, मतलब f ऑफ x g ऑफ x, दो फंक्शन है, इसको मैं u बोल दिया v बोल दिया जस्ट फॉर द नोटेशन। तो जो नीचे है उसको स्क्वायर कर दिया, और जिसको किया उसको यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, और फिर d बाई डी एक्स जो बचा हुआ था उसको कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर बीच में माइनस डाल दिया मैं, और फिर इसका उल्टा कर दिया इधर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और d बाई डी एक्स ऑफ x कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। और क्या, इक्वल टू x इंटू इसका कितना हो जाएगा, फिर ये 2x हो जाएगा, 2x, और फिर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 होता है ना, ये हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1, तो ये 1 हो गया, और क्या ये एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी है जैसे भी है, तरीका बता रहा हूं यहाँ पे मैं, मेरा मकसद है तरीका बताना, रिजल्ट नहीं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भूलने का बहुत ज्यादा टेंडेंसी होता है लोगों में, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में माइनस प्लस थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप भी ऐसे ही करो। अब देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चेन रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में। तो चेन रूल का मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बुक में वो यूटी वीटी करके दिया हुआ है बहुत सारा, आप उसको देख सकते हो, समझने में कठिनाई हो सकती है आपको वहां पे। मैं जो यहाँ पे बताऊंगा वो एक एक लाइन में बन जाएगा, कैसा भी चेन रूल हो तो, ठीक है, बहुत ही आसान है ये एक्चुअली। चेन रूल में, चेन रूल एक्चुअली क्या है कि 1 बाई 1 आएगा, क्या आएगा वो देखिए, उतना डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ। जैसे वो है वहां पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है वो साइन 3x प्लस 2, ये करना है आपको, ठीक है। आपको पता है नहीं, आपको पता क्या है, जो पता है उसके बारे में सोचो। जब इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि मुझे ये आता है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स आता है, ठीक है। तो जो आता है उसी से काम चलाते हैं ना तब तक, ठीक है। ये जो आता है तो मान लो ना थोड़ी देर के लिए कि यही x है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, cos x, और x यहाँ पे है कितना 3x प्लस 2, ठीक है, ये हो गई बात। यहां पे जैसे ही आए अब चेन रूल बनेगा यहाँ पे कि इसके अंदर जिसको आप x माने थे उसको फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिए। अरे बात समझ में, और कुछ भी नहीं है इस चेन रूल में। अगर यहाँ पे साइन x होता तो डायरेक्ट हम लिख देते cos x, लेकिन इस x के जगह पे कुछ और है, तो पहले हम मान लिए कि वो x है, उसको मैं cos x लिख दिया, उस x के जगह पे जो मैं माना था वो लिख दिया, और ये जो माना हूं उसको फिर से मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, बात खत्म है। अब मैं कर दूंगा d ऑफ dx ऑफ किसका 3x प्लस 2, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू cos 3x प्लस 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और फिर प्लस 0, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इक्वल टू ये 3 हो गया cos 3x प्लस 2, यही इसका क्या हो गया आंसर। कुछ है क्या इसमें, उसको वो ब्रेक व्रेक करने के चक्कर में
पढ़ो आप बुक से, वो पढ़ लेना अलग बात है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। चेन रूल कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, जैसे ये तो फर्स्ट वन हो गया, सेकेंड वन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से वही बात, मुझे कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पता है कि माइनस साइन एक्स होता है। ये जब पता है तो काम मेरा बन गया। मैं इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भैया ये एक्स ही है, तो इसको मैं लिख दूंगा। अब ये cos x, दिमाग में फिगर करो कि ये क्या है, x ही है, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन, और x लिखने से पहले रुक जाओ क्योंकि तुमने सोच लिया था कि x इसको, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जिसको माने थे उसको फिर से करना है उसके अंदर जाके, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया, 2x का पावर 2 - 1, तो ये डायरेक्ट 2x हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। और क्या कुछ करना है क्या चेन रूल में, बात आ रही ना समझ में। जो दिया हुआ है वो नहीं आता है तो सोचो इसके रिलेटिव क्या आता है, cos x आता है, तो cos x का sin x होता है, तो माइनस साइन x, और x के जगह पे क्या था, एक्स स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दिया। फिर अब इस एक्स स्क्वायर जिसको मैं माने थे उसको डिफरेंशिएट करना है, कर दिया, एक्स स्क्वायर को 2x लिख दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है वो, साइन एक्स क्यू है, तो वही सिंपल सी बात है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यू। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो नहीं पता साइन एक्स क्यू, साइन एक्स पता है। साइन एक्स जब पता है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी बाई, ये कितना हो गया, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए दिमाग में कि एक्स है, तो साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स। लिखने से पहले रुक जाओ, सोचो किसको माने थे, एक्स क्यू को, जिसको माने थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको आंसर लिख देंगे। कुछ है क्या इसमें, ये हो गया 3 इंटू 3x स्क्वायर आंसर। कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब क्या है वहां पे, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, देखो इसके अंदर 2 बार फंक्शन घुसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, इसमें 2 बार चेन रूल लगेगा। अब कितनी भी बार लगे वो उसको दिमाग में नहीं रखना है, जो कॉन्सेप्ट बोला उसको दिमाग में रखना है बस। अब यहां पे जो लिखा हुआ, जितना भी लिखा हो, पहले क्या है साइन, आपको लगेगा कि ये अगर x हो जाए तो काम बन जाए, तो मान लो x है, और क्या x है, जब ये अगर x हो गया थोड़ी देर के लिए दिमाग में, तो ये साइन x हो गया, साइन x हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x हो गया। cos x किसको माने थे, x cos x स्क्वायर को, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जिसको माने थे उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब फिर यहां पे फंस गए, दूसरा बार चेन रूल लगेगा, समझ में आ रही बात। जिसको हम लोग चेन रूल बोल रहे हैं वो कुछ नहीं, वो अंदर जाके डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो निकल के आ गया, इसका काम हो गया। अब बचाइए, फिर से ये उसी क्वेश्चन में पहुंचे, इसको बनाए थे क्या हम लोग, कॉस एक्स स्क्वायर, देखो फिर वही बात हो गई। फिर कॉस, ये क्या है, एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया एक्स, तो ये हो गया कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और एक्स किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, है ना। और फिर जो जिसको माने थे उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यही तो बात है। ये जितना होगा इसके अंदर अगर 4 फंक्शन होगा तो 4 बार करेंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, ये इंटू है, माइनस इधर बाद में, ठीक है, तो इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना 2x। इसी को सजा के लिख दो जैसे सजाना है, आंसर तो ये हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात। अब देखो कुछ नहीं है चेन रूल में, कुछ भी नहीं, नथिंग। अब ये क्या है, cos e टू द पावर पाई x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos e टू द पावर पाई x, ठीक है। अब यहां पे मैं ये सोचा कि cos x होता तो काम बन जाता, सोच लिए, जो होता दिमाग में आया उसको सोच लो कि वो x है, cos x है, इसको मान लो, तो इसका डिफरेंस कितना, माइनस साइन x, जो x सोचे थे वही लिख दिए, और फिर जो सोचे थे उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर पाई x, ठीक है भाई साहब। तो दिस इक्वल टू माइनस साइन e टू द पावर पाई x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर पाई x। इसका तो नहीं पता है, पता किसका है, e टू द पावर x का, ठीक है।
एक्स 2x का तो नहीं पता, e टू द पावर x का पता है ना हमें, वो क्या होता है ex होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इक्वल टू e टू द पावर x ही होता है। इसको थोड़ी देर के लिए मान लिए इस पाई x को कि ये भी भैया x ही है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा e टू द पावर x, x क्या माने पाई x, और जिसको माने थे फिर से डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ पाई x। अरे बात समझ में कुछ है इसमें, तो दिस इक्वल टू माइनस साइन e टू द पावर पाई x इंटू e टू द पावर पाई x इंटू ये पाई कांस्टेंट हो गया मान लो एक तरह से, तो ये पाई बाहर आ गया x का 1 तो इंटू पाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अति सिंपल। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा वो, d बाई डी एक्स ऑफ क्या है वो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर हाफ। ठीक है, इसका निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, ये यहां पे जो दिया हुआ है तो पता तो नहीं है कि ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन हमें पता है कि d बाई डी एक्स, एक्स का पावर अगर कुछ होता तो हम निकाल लेते, है ना। तो ये मान लो जो होता उसको सोच लो कि यही x है, जैसे ही सोचे तो अब ये क्या हो गया x टू द पावर हाफ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा इधर और d बाई बोल रहा हूं, हाफ आ जाएगा इधर और x का पावर हाफ माइनस 1, लेकिन यहां पे जो x माने थे वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गई ना बात। अब इतना काम करने में रुकना नहीं है, रुकना कब है, जब अब फिर से d बाई डी एक्स ऑफ किसका, जिसको माने थे, माने किसको थे, इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ रही बात समझ में, तो दिस इक्वल टू 1/2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर माइनस हाफ, और ये फिर इसका कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x, और ये तो 0 हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो दिस इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ इंटू 2x, इसी को जितना सजाना है सजाओ, ये हो गया 2 फिर कैंसिल हो जाएगा क्या, इधर 2 कैंसिल हो गया, x हो गया, ये हाफ नीचे आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 1 बाई इतना होगा, फिर ये रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना लिखो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं वो बताओ। ठीक है, तो चेन रूल इस तरह से बन सकता है, थोड़ा सा और चेन रूल टफ हो सकता है, जब चेन रूल में u इंटू वी वाला भी मेथड आएगा, कुछ आएगा, वो आगे हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उधर क्वेश्चन आएंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इनकाउंटर होंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़े, डिफरेंशिएबिलिटी को, कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं होता है वो देखे, क्या LHD होता है, क्या RHD होता है, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर हम लोग अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखे, उसमें जितने भी ये सब थे रूल थे वो सब हम लोग चेक किए, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर चेन रूल देखे, चेन रूल में कुछ होता नहीं है, सिंपली उसके अंदर आपको घुसते जाना है और सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.2 को शायद सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5.1 तक हो चुका है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।